है उसको हम बधाई आपको देना चाहते हैं। हिंदू वर्ष हम मनाते हैं दिखावे के लिए, हकीकत में नहीं। हमें तकलीफ इतनी है कि हमारे बच्चे 1 से 100 तक की हिंदी की गिनती नहीं जानते। एक बहुत बड़ा काम हिंदू नववर्ष पर आप इतना तो करें कि बच्चे को 1 से 100 तक की हिंदी की गिनती आ जाए, तो उससे अब आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी बहुत टिप्स दे देता हूँ। मैं आदरणीय विमलेश जी को याद करता हूँ, इनकी धरती को, क्योंकि उनकी कविता सुन सुन करके मैंने लिखना सीखा है। तो मैं उनसे बेहतर हास्य रस का कवि मैंने आज तक नहीं देखा है, ना हिंदी में, ना श्री आदित्य जी थे और राजस्थानी में श्री विमलेश जी थे, जो कि पूरे देश और विदेश में बहुत जाने गए और माने गए। मैं प्रिय विजय खेड़िया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और 14 साल बाद मैं आया हूँ, तो ये आखिरी है मेरा, क्योंकि अगले 14 साल तक शायद मैं नहीं रह पाऊँ। मेरा तो आखिरी हो गया। और फिर राम पर लिखी हो तो आए, वो मैंने लिखी नहीं, तो फिर बहुत मेरा तो पीरियड ही आगे बढ़ गया ना, तो टाइम बाढ़ केस हो गया मेरे। मैंने नहीं लिखी राम पर कविता, पर मैं इतना ही कहता हूँ, मुझे किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला भारी होगा। जवाब अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। बोले क्यों होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे पलड़े में मैं हूंगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। राम पर कविता लिखूं चाहे नहीं लिखूं, अंदर राम है तो मुझे क्या जरूरत है लिखने की। एक ने कभी भी पूरा नास्तिक था, एक आदमी कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, पूरा शहर उससे नास्तिक था। एक दिन पत्नी ने उठाया, बड़े नास्तिक बनते हो, रात को गजब हो गया। उसने कहा क्या हुआ रात को? बोले रात को सपने में तुम्हारे मुंह से राम निकल गया, अब तुम क्या करोगे? उस आदमी ने एक वाक्य कहा, प्राण छोड़ दिए। उसने कहा जिस व्यक्ति को मैंने दिल में बसा कर रखा हुआ था, जब वही मेरे मुंह से बाहर निकल गया तो मेरे आपकी तालियां से वाह वाह जिंदाबाद। मैं उस आस्था में विश्वास करता हूँ, अगर यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो फिर कहीं जाने की जरूरत है। थोड़ी बहुत टिप्स दे दूं मैं आपको। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता, बाहर कैसे हंसकर आया बताते सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे होगी। अभी भी मैं देख रहा हूँ जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, दहशत में बैठा है, ढंग से हंस नहीं पा रहा है। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है, वो हंसती है तो हंसता है। हद हो गई यार दहशत की, जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो इस बात की चिंता। देखो हिम्मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा। मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं। और ये समझ
समझ लेना, यहाँ जितने भी लोग हैं मैं सबसे कम उम्र का हूँ। हंसी की बात नहीं, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, बची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो हमारी बची हुई होती है। तो बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का। वैसे भी कब तक जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिए ये महत्वपूर्ण है। बेवजह 90 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है सार्थक 40 साल की विवेकानंद की जिंदगी को जी लिया जाए तो जिंदगी इसने बहुत अच्छी वीरस की कविता पढ़ी। मेरा दुर्भाग्य है मैंने कभी भी धरती माता पर कविता नहीं लिखी, भारत माता पर कविता नहीं लिखी, अपनी माता पर भी कविता नहीं लिखी। जो भी लिखी बेटे की माता पर लिखी। उसी से जीवन यापन चल रहा है। देखिए, नेताओं पर लिखना कोई अच्छी बात नहीं, ना कोई हिम्मत की बात है, ना कोई मर्दानगी की बात है। आप लिखते रहो मोदी जी पर, सोनिया जी पर, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी भर आपको उनसे मिलना ही नहीं। जो 24 घंटे छाती पर बैठे हुए उस पर लिखो तो यार ये बात है। तो आप देश की सबसे बहादुर कवि से कविता सुनो। देखो जी, इस देश में दो ही आदमी इंटेलिजेंट हैं, एक तो मोदी जी, दूसरा जो बोल रहा है। बराबर। उन्होंने ऐसी बात कह दी कि देश में कोई उनको पकड़ नहीं सकता। मैंने भी 50 साल पहले ब्याह वाले दिन अपनी लुगाई से ऐसी बात कह दी, आज तक मुझे पकड़ नहीं पाई। अब ताली बजा देना अगर बात अच्छी लगे। मोदी जी ने कह दिया अच्छे दिन आने वाले हैं, ना तारीख बताई ना सन बताया, बिगाड़ होगा। मैंने भी अपनी लुगाई से 50 साल पहले कहा था तुझे प्यार करूंगा, रोज पूछती कब करेगा ये तो। मोदी जी बुलंदियों पर हमने पहुंचा दिया है, टिके रहना तुम्हारा काम है। और टिप्स देना चाहता हूँ थोड़ी बहुत, जो जिंदगी में आपकी काम आएगी वो बात करता हूँ। मैं वो बात करता ही नहीं जिसको आप निभा नहीं सके। क्यों बेकार माथा फोड़ी करें। अब एक मंत्री के बेटे ने, 8 साल का बेटा था, बोले जी मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, कोई शिक्षा दे दो। बाप बोला रहने दे। ये 30 साल पहले मैंने राजीव गांधी जी को सुनाई थी। बोले रहने दे। बोले ना मैं तो जाऊंगा। तो बाप ने कहा अगर ऐसी बात है तो पहली मंजिल पर चढ़ जा, छज्जे पर आ जा, मैं नीचे खड़ा हूँ। बच्चा छज्जे पर आ गया। बोले अब क्या करूं? बोले नीचे कूद जा, मैं तुझे पकड़ लूंगा। बोले ना चोट लग जाएगी। बोले ना, मैं बाप की बात का विश्वास कर, मैं पकड़ लूंगा। बेटा कूदा, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पैर टूट गए। बोले पिताजी आपने कहा था राजनीति की शिक्षा दो, मेरे हाथ पैर टूटा दिए। बोले राजनीति की एक ही शिक्षा है कि अपने बाप की भी बात का विश्वास मत करिए। जो भी करियो अपने दिमाग से सोच करके करियो। अब तालियां अब चाहूंगा। बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था। मरवा दिया बेचारे को दोनों लोगों ने। मैं लड़ाई, आज 9 वर्ष है, पहला दिन है। एक बड़ी बात कहता हूं, मोदी
मोदी जी एक अच्छा काम करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जाओ। हमारा अमृत महोत्सव है तो उसका भी तो है, उसको भी 75 साल हो गए। एक बात कह दो, उसके राष्ट्रपति से कहो आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद नहीं लड़ेंगे। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां उठे। बोलो उससे कह दो आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? यार, जो गोलियों का खर्चा हो रहा है वो रोटियों पर होने लग जाए तो दोनों देश के लोग गरीबी से। बहुत अच्छी तालियां बजनी चाहिए। नव वर्ष में एक ऐसा हो जाए कि हम हथियारों के खर्चे से मुक्त हो जाए तो दोनों देश संपन्न। मैं कोई मारपीट वाली बात ही नहीं करता, क्या फायदा उससे? सबसे बड़ी इसमें कोई किसी का कोई फायदा थोड़ी है। और लड़ाई का कितना नुकसान है उससे पूछो जिसके ब्याह को 50 साल हो गए, रोज भुगत रहा है। मेरे घर की लड़ाई में जब इतना खर्चा हो रहा है तो मुल्क की लड़ाई में तो ज्यादा हो गई। और टैक्स देखो, एक तो सबसे बड़ी आपकी सेहत के लिए जिंदगी की, मैंने क्या होना भाई, अच्छा मैं समझा लूंगा खराटे लिए। मैं रामदेव से एक ही बात पूछी थी बाबा से, बाबा ने आज तक जवाब नहीं दिया। समझ जाओ तो ताली बजा देना। मैंने बाबा अगर योग से रोग दूर होते तो तू दवाई क्यों बना रहा है? सही बात है। भाई ने आज तक जवाब नहीं दिया। वैसे भी रिकॉर्डिंग बंद कर दो, आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाओगे। मेरे भरोसे ब्याह करके लाए थे। मर्द के बच्चे तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसाओगे, मेरे भरोसे। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। जिंदाबाद। और समझ लेना, मैं हरियाणा का हूँ साहब, सारे राजस्थान के गुण गा रहे, जैसे हरियाणा तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई, हरियाणा ने, कृष्ण भगवान ने यूपी में तो रास रचाया और हमारे यहाँ बांस बचाया। पर एक बात और भी है, गीता का ज्ञान भी तो हमारे यहाँ दिया है। वाह, सब चीजें हमारे साथ चलती। हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं। आप क्या नहीं मानते? राजस्थान में किसी की बात नहीं। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट आ? बोले छोड़ना राम प्रसाद की करेगा। इसे कहते हैं बाप की बात मानो। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हुआ। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया? इम्तिहान कोई गुम का मेड़ा जो 12 साल में आ गया, अगले साल दे लेगा क्या? बहुत अच्छी बात। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा
अच्छा विजय, मैंने अपने बेटे से कह दिया था, देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 45। 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठकर खा। पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने काटे हुए सर। क्या बात है, क्या बात। और समझ लेना, महिलाएं बैठी हैं साहब, महिलाएं बहुत कठोर होती है, यही करने की बात नहीं है। पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आपको विश्वास नहीं, मान लीजिए आप सुजनों से जयपुर वाली बस में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकती, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दें। ये महिलाएं इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें सीकर जाना होगा, जयपुर चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करोगे उसको। ये होता है पुरुष बड़ा कोमल होता है भाई, नेचर से कोमल। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, एक व्यापारी लोग हैं आप लोग, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। जो वर्ण व्यवस्था की उसने इस मुल्क को बर्बाद किया है, छोटा बड़ा कर दिया। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हरिजन अगर नहीं करते तो शायद हम बेहतर भारत के अंदर रह रहे। तालियां आप चाहूंगा, मैं आज तक समझ नहीं पाया यार, राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, लेकिन सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? आपकी तालियां कमजोर है साहब। अगर हमने सबरी को राम के मंदिर में जाने दिया होता, आज ये छूत छात के झगड़े कभी के खत्म हो चुके। और फिर आपकी तालियां चाहूंगा, मैं आज तक समझ नहीं पाया यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता? वाह 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 वाह। एक मानवीयता का भी हमारे बीच होना चाहिए। एक कविता पढ़ते एक कविता इस पावन मंदिर में के प्रांगण में, जो महासती गादी पर, मैं यहाँ पर 25 साल लगातार आया गुरुदयाल जी, बरेलिया जी के साथ, और मेरा सौभाग्य कि मैंने उनके दर्शन किए। बस इस कविता के दरमियान कोई ना उठे, बस निवेदन, इतनी सी आप बस 5 मिनट और दीजिए आप। हाँ। और बहुत बेहतरीन कविता सुनाने जा रहे हैं। हाँ। 9 वर्ष पर आप कहते हैं हम भारतीय हो जाए, मकसद है, और मैं कहता हूँ हम अपने भाई के नहीं हुए तो भारत के कैसे हो जाएंगे? हाय हाय, क्या लाइन। सिर्फ इतना ही करता, आपको लगेगा आपकी कविता में आपका घर चलता। और राजस्थानी आदमी मूर्ख नहीं होता, गरीब भी होता है तो स्वाभिमान जिंदा रहता है। बिल्कुल सही बात है। सारे के सारे राजस्थानी सबसे पहले कलकत्ता जाते हैं
और कोई भी नया बेचारा गरीब मारवाड़ी जाता है तो अपने गांव के नगर के सेठ के यहाँ कलकत्ता जाता है। तो एक आदमी यहाँ से कहीं अपने शेखावाटी इलाके का अपने नगर सेठ के यहाँ गया। बोले भाई कहीं आए हो? बोले सेठा सोचा कि काम करा, अब तो कलकत्ता ही आकर कोई काम की सोच रहे, हाँ ठही कोई काम करा। तो नगर सेठ ने उस पर व्यंग किया कसा। बोले आखिर तेने भी आना पड़ गयो ना कलकत्ता। और उस गरीब सेठ की बनिए की मारवाड़ी की बात सुनना। बोले आखिर तेने ही आनो पड़ गयो ना कलकत्ता। बोले सेठा के करा, जो भूखमरी थारे खानदान में 100 साल पहले आई थी मारिया भाई। तो यहाँ का गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना स्वाभिमान रखता है। वाह 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 वाह। ये फैक्ट बात है जो कि कलकत्ता में एक मारवाड़ी ने मुझे बताई। तो मैं आपसे कहता हूँ कभी गरीब का मजाक मत उड़ाना। और कितने भी आप महान बन जाओ, सबसे बड़े ताकतवर हो जाओ, लेकिन कहाँ कमजोर पड़ते। सूरी तुम बड़े महान हो, वाह। तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। अब आपकी तालियां चाहूंगा, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। क्या बात, क्या बात है, वाह। और सब सुन लेना साहब, कहीं जिंदगी के काम आएगी। आप व्यापारी लोग हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन की छप्पर में चाय की दुकान खोली। ऊपर बोर्ड लगा है होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं। बिगाड़ ओबराय के बिगाड़ेगा। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर करके नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया बादरी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास है, छोटा गिलास, बैठने की जगह, दोनों कलाकार सल्टा। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है? बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ? बोले कनाट प्लेस में। अरे मैंने कनाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम? बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं है। बोले वहीं बाहर खड़ा दांतुन बेचता हूँ। है तो टिम्बर ही साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता है। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी खोजते रहोगे तो कभी भी जिंदगी ये थोड़ी सोफा खाली यार, इधर से इधर आ जाओ, आपसे तो मिल जाएगा। एक अच्छा ये खाली है, एक कमरा था। आपको लगेगा इस कविता में आपका खर्चा। आपके पिता ने बताया होगा हम एक कमरे में गुजारे करते थे। दादा ने तो बताया ही होगा। ये भी बताया होगा शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। कमरे से कोठी तक पहुंचने में आपने जो कुछ खो दिया उसकी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। और मैं दादी सती के मंदिर में इस कविता को समर्पित करता हूँ।
एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ। साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। आप इधर, एक कमरे में मेहमान का स्वागत होता था। कोठी में मेहमान आते, सोचते कब जाएगा। उर्दू के एक शायर ने कहा, एक वक्त था सोचता था मैं, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत है इस दौर पर सोचता हूं अब ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। मन ही बढ़ गया, मन छोटा हो गया। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ। साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव है, मेहमान बुला लेते थे हम। एक वक्त था सोचता था मैं, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत है इस दौर पर सोचता हूं अब ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। फिर विकास का फैलाव आया, पैसा आ गया। विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। बुजुर्ग कहते थे, बेटे जितनी चादर होना उतने पांव पसारना। आज हर आध घंटे में मोबाइल पर किसी बैंक वाले का फोन आता, बोले कर्जा लेगा क्या। और इस जवान पीढ़ी को 2 ही पंक्ति सौंपता हूँ, अच्छा लगे तो आपकी तालियां उठें। अपनी इच्छाओं को सीमाओं के बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। पहले हम नेसेसिटी के लिए कर्जा लेते थे, आजकल हम लग्जरी के लिए कर्जा लेते हैं। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। क्यों टूट गए घर हमारे। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। मार्मिक, क्या बात है। और ये समृद्धि पता नहीं मुझे कहां से कहां तक पहुंचा गई कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते। आज से 25 साल पहले किसी बेटे से पूछते थे माँ बाप, कहता था मैं उनके साथ रहता हूँ। आज किसी भी बेटे से पूछो माँ बाप, कहता वो मेरे साथ रहते हैं। हम अपना भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं पाए, सरकार का क्या खा करके मिटाएंगे। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। शायद बेटे 2 मिनट बैठ जाओ प्लीज। इस जवान पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, 2 बात कहना चाहता हूँ, अच्छा लगे। इससे बेहतर बात मैंने नहीं लिखी, पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। इस जवान पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने वक्त की रोटियां काटकर माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया है। जिंदगी में इतने लायक मत हो जाना कि माँ बाप को अपने लायक नहीं समझो। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और याद रख लेना, बाप बेटे के 2 ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए, तो बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए। और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए, तो बेटा उसका हाथ पकड़ करके। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और आजकल तो हालात ये हो गए कि हमारा पता तो एक रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। एक घर के अंदर रह करके हम अजनबी से रहते हैं।
फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपनों के लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़। क्या बात है। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे, करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूँ तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज़ सुनाई देती है और मैं सोच नहीं पाता हूँ कि मेरी चीख की वजह से वहाँ ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा। क्या बात है, वाह वाह। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुनते थे। हम एजुकेटेड हुए, लर्नेड नहीं हो सके। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। चांद को छूने में घमंड महसूस करते हैं और माँ बाप की पाँव छूने में शर्म महसूस करते हैं।